आप रिसेंटली कश्मीर गए, आपने क्या ऑब्जर्व किया आर्टिकल 370 के बाद और आर्टिकल 370 से पहले? इस बार तो ऐसा लग रहा था जम्मू कश्मीर श्रीनगर में नहीं घूम रहा हूँ मैं, जयपुर में ही घूम रहा हूँ मैं। और अच्छा। जो वहाँ की आवाम है उन लोगों का तो रवैया बिल्कुल चेंज हो गया। एक खबर आई हाल में कि बांग्लादेश भी भारत के साथ रुपी ट्रेडिंग करेगा। मानो या ना मानो, लेकिन इसके पीछे, कश्मीर को जलाने के पीछे, कश्मीर को नरक बनाने के पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान का डायरेक्टली इनडायरेक्टली हाथ है। ये आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि 1990 से पहले कश्मीर एकदम जन्नत की वादी हुआ करता था, वहां बिल्कुल शांति थी। मोदी जी जब से आए हैं ना, तब से एक काम होना शुरू हो गया है। जिसको हम बोलते थे कि एक पकड़ थी किसी चीज के ऊपर, उसे उठाकर बाहर फेंकने का काम मोदी जी ने अपने आप में पकड़ा हुआ है। आपको सबूत की बात की ना, मैं आपको एक छोटा सा सबूत और दे, पुलवामा में अटैक हुआ था। जी। ठीक है, पाकिस्तान ने हमेशा डिनाई किया, लेकिन फवाद चौधरी उस वक्त के मंत्री थे आपके, जी। उन्होंने आपकी संसद में कबूलनामा किया है कि वो अटैक हमने करवाया, और इसकी सबको बधाइयाँ, और सब इसके लिए इस खुशी के जिम्मेदार है। इतनी बड़ा कबूलनामा कोई अपनी राज्यसभा या जो भी विधानसभा होती है आपके, हम्म। वहां पर कबूलनामा कर रहा है, इससे बड़ा सब सबूत क्या चाहिए बताइए। बिल्कुल, नेशनल असेंबली में उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी थी, मैंने वो स्टेटमेंट सुनी थी। घर से निकालकर बाहर कैसे फेंकते हैं किसी को, ये मोदी जी से सीखना चाहिए। डॉलर का एक पकड़ थी पूरे दुनिया में, उसे कैसे ये उखाड़ के बाहर फेंक रहे हैं और रुपये को आगे लेके आ रहे हैं। वहां बैठ के आर्मी चीफ हमें एक कहानी सुना रहा है कि जी फौज इंडिया से लड़ने के काबिल नहीं, लिहाजा हम सुलह। कश्मीर बहुत खूबसूरत है, कश्मीर को बर्बाद करने में मैं तो ऑनेस्टली से बोलूंगा पाकिस्तान ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन हमारे मोदी जी ने आके वापस से कश्मीर को जन्नत बनाना शुरू कर दिया है, और आने वाले 1-2 साल के बाद आप देखोगे तो कश्मीर का हुलिया बिल्कुल बदल चुका होगा। अपना आर्टिकल 35A और 370 हटने के बाद से अब वहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट जारी है। अब वहां पर मैंने KFC के रेस्टोरेंट देखे, स्विगी देखी। हेलो दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि कश्मीर के अंदर मोदी सरकार ने धारा 370 हटाई, तो न सिर्फ कश्मीर के अंदर बल्कि पाकिस्तान में भी शोर मचाया था। इसी के साथ साथ भारत के अंदर भी जो पाकिस्तानी सोच वाले नेता है, उन्होंने भी हल्ला मचाया था और कहा था कि इससे क्या होगा, मोदी सरकार ने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए ये सब किया है और धारा 370 को वापस कश्मीर में लाना चाहिए। लेकिन कुछ ही सालों के अंदर इन सभी नेताओं का करियर खत्म हो गया। वहीं धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में जो डेवलपमेंट हुआ है, वो कश्मीर के लोग तो देख ही सकते हैं, लेकिन वहां पर जाने वाले टूरिस्ट को भी साफ साफ पता चलता है कि मोदी सरकार का यह फैसला कितना सही था। तो चलिए दोस्तों, आगे इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अब देखिए, मानो या ना मानो, लेकिन इसके पीछे, कश्मीर को जलाने के पीछे, कश्मीर को नरक बनाने के पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान का डायरेक्टली इनडायरेक्टली हाथ है। ये आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि 1990 से पहले कश्मीर एकदम जन्नत की वादी हुआ करता था, वहां बिल्कुल शांति थी, सारे लोग आते जाते थे। लेकिन पाकिस्तान ने जो प्लान प्लान वहां पे अपना इम्प्लीमेंट किया था आज से 30 साल पहले, तो वो जो बीज बोए थे आज भी उनकी फसल काटे जा रहे हैं। लेकिन अब तो भारत सरकार की जो, मोदी जी का जो नेतृत्व है और उनका जो रवैया है, काफी हद तक कंट्रोल कर लिया। अब छोटी मोटी वारदातें तो होती रहती, लेकिन फिर भी मुझे बड़ा दुख है कि हमारे 5 जवान शहीद हो गए। पांच बहुत जवान अच्छा है। शहीद होने का मतलब 5 जवान नहीं हुए शहीद, 5 परिवार उजड़ गए वो। तो ये देख के भी ना मेरे को बड़ी तकलीफ होती है कि नहीं यार, हम मतलब प्यार मोहब्बत कैसे कर ले। नहीं हो सकती भाई, प्यार मोहब्बत बंटी रुक भाई, जाती है वो। बंटी भाई आपकी अपनी सोच है, आप अपना ओपिनियन रखते हैं और मैं आपकी ओपिनियन की रिस्पेक्ट करता हूं, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए हर एक के ओपिनियन को। लेकिन मेरा ओपिनियन ये है कि जैसे आपने ये जो अटैक हुआ, जो शहीद हुए इंडिया के फौजी, 5 फौजी जवान शहीद हुए, और वो नो डाउट 5 फौजी जी। जवान नहीं, वो 5 फैमिलीज का नुकसान, 5 फैमिलीज का नहीं बल्कि इंडिया की 5 कीमती जानों का नुकसान हुआ है। बट आपने जी। बोला डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान का हाथ है। मतलब कोई सबूत आप अगर दें, फिर मुझे भी पता चले, पाकिस्तान के देखने देखिए, वालों को भी पता मैं चले। सबूत देता हूँ आपको। सबसे बड़ा सबूत पाकिस्तान आतंकवाद का पनाहगार है, इसका सबसे बड़ा सबूत है ओसामा बिन लादेन। पाकिस्तान की हम सरकार ने हमेशा डिनाई किया कि ओसामा का कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन वो 10 साल एटवाबाद में बैठ के अपनी बेगमों के साथ ऐश करता रहा, लेकिन लास्ट में कहाँ निकला? पाकिस्तान में बंटी भाई हाफिज तो, सईद, बंटी भाई पास्ट थोड़ा पास्ट हो सैयद चुका है। सलाउद्दीन, मेरी बात सुनिए। जी। जी। एक एक सेकंड आप मेरी सुन लीजिए। जी। सैयद सलाउद्दीन और अ, अ, और वो अजहर मसूद है, शायद अजहर मसूद ही नाम है, शायद प्रोनाउंस ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ मैं। हम्म। और मेरी बात सुनिए, UN ने जिनको टेररिस्ट घोषित किया, 149 से ज्यादा टेररिस्ट पाकिस्तान के अंदर रहते हैं।
तो पाकिस्तान से अगर दहशत नहीं आती है तो फिर पूरी दुनिया क्यों बोलती है ये? मुझे बता दीजिए, इस चीज का जवाब दे दीजिए। अब देखें, जो आज हाफिज सईद जेल में क्यों है? देखो मेरी बात सुनो, उसको पाकिस्तानी हीरो मानते हैं हाफिज सईद को, जेल में और वो नहीं, पाकिस्तान में समाज सेवा का काम करता है। हाफिज सईद जेल मैंने में तो नहीं, जेल में सुना था थोड़ा टाइम। हाफिज सईद जेल लेकिन वो में जेल में क्यों जाता रहता है? जब इतना समाज सेवी काम करता है तो नहीं। उसको बार बार पे थोड़े, जब भी उसको प्रेशर पड़ता है एफएटीएफ का पाकिस्तान को, तो उसको जेल में क्यों डाल देते हैं? मैं आपको सबूत की बात की ना, मैं आपको एक छोटा सा सबूत और दे, पुलवामा में अटैक हुआ था, जी ठीक है, पाकिस्तान ने हमेशा डिनाई किया, लेकिन फवाद चौधरी उस वक्त के मंत्री थे आपके, जी उन्होंने आपकी संसद में कबूलनामा किया है कि वो अटैक हमने करवाया, और इसकी सबको बधाइयां, और सब इसके लिए इस खुशी के जिम्मेदार है। इतनी बड़ा कबूलनामा कोई अपनी राज्यसभा या जो भी विधानसभा होती है आपके, वहां पर कबूलनामा कर रहा है, इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए बताइए? बिल्कुल, नेशनल असेंबली में उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी थी, मैंने वो स्टेटमेंट सुनी थी, कंडेम भी किया था। तो पहले आपको समझना पड़ेगा, मोदी जी जब से आए हैं ना, तब से एक काम होना शुरू हो गया है, जिसको हम बोलते थे कि एक पकड़ थी किसी चीज के ऊपर, उसे उठाकर बाहर फेंकने का काम मोदी जी ने अपने आप में पकड़ा हुआ है। घर से निकालकर बाहर कैसे फेंकते हैं किसी को, ये मोदी जी से सीखना चाहिए। डॉलर का एक पकड़ थी पूरे दुनिया में, उसे कैसे ये उखाड़ के बाहर फेंक रहे हैं और रुपये को आगे लेके आ रहे हैं, उसका उदाहरण है जैसे राहुल गांधी को घर से निकाल के बाहर फेंका है ना तुगलक रोड से, वैसे ही डॉलर को भी मोदी जी लगे हुए हैं अपने उस घर से निकाल के बाहर फेंकने में, ताकि हर चीज जो डॉलर ने पकड़ के रखी हुई थी उसको खत्म करके रुपये को आगे लेके आना, ताकि हमारी करेंसी वर्ल्ड में एक ट्रेडेबल करेंसी बने। बांग्लादेश ने शुरू किया इंडिया के साथ बात करना, युआन के साथ भी शुरू किया उन्होंने बात करना, कि हम डॉलर में काम करने के बजाय, देखिए बांग्लादेश के लिए बहुत आसान है इन रुपये में काम करना और युआन में करना, क्योंकि दोनों के साथ उसके बहुत अच्छे टर्म्स भी हैं और बिजनेस भी है। बट जैसे आपने शुरुआत में बात करी कि अगर कुछ और कंट्रीज हमारे पास आ जाए जहां पर रुपये में ट्रेड शुरू हो जाएगा, तो हमारी करेंसी इंटरनेशनल करेंसी बनेगी और हमारी जो वैल्यू है करेंसी की वो बढ़ेगी। आई हैव प्रेडिक्टेड यू फ्यू एपिसोड्स बैक ऑल्सो, मैंने पहले भी बात किया था आपके साथ। आप सिर्फ 1 या 2 साल और वेट कीजिए, आप देखेंगे कि जो डॉलर की वैल्यू है वो कम होनी शुरू हो जाएगी, एंड नेक्स्ट 5 to 6 years डॉलर आधे रेट पे रह जाएगा। उसका रीजन है जिस तरह से इंडिया अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है इन साउथ, ग्लोबल साउथ में 120 कंट्रीज है रोहित भाई, 120 कंट्रीज जो भारत की तरफ देख रही हैं फॉर सपोर्ट, फॉर बिजनेस, फॉर ग्रोथ। और वहां पर आपको क्या लगता है मोदी जी वहां पे सिर्फ चने भटूरे बेचने वाले हैं? ही इज गोइंग टू सेल एवरीथिंग एंड डू ट्रेड इन इंडियन रुपी। ये एजेंडा आप देखेंगे, वहां पे हम हथियार भी बेचेंगे, हम फूड भी बेचेंगे, हम दवाइयां भी बेचेंगे, हम हर चीज बेचेंगे और इंडियन रुपी में बेचेंगे।